हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमन शेयर ऑफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज की जो नई यूनिट है वो आपकी बीएम एंड एचआरएम है, यानी बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अगर आपको जेन्युइनली मेरा कंटेंट और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर मुझे शेयर करिएगा अपने थॉट्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। चलिए बताइए क्या एडवांटेज नहीं है। नॉट पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे नॉट पूछा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन? इट ensures excellent discipline, it fixes responsibility for the performance of task, it is suitable for big organization और it is not expensive। देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, लाइन बना दीजिए, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक जाना। स्केलर चेन पढ़ा है आपने बिजनेस मैनेजमेंट में, स्केलर चेन, जहां पर एक फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होती है कि ऊपर जो होते हैं वो आपके टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं, फिर बीच में आपके मैनेजर हैं, फिर फोरमैन है, तो इनके बीच में जो है वो ऊपर से नीचे तक क्या जाती है, डेलीगेशन होता है अथॉरिटी का। ठीक है, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देखिए इसमें ना बहुत ही फॉर्मल तरीके से होता है। फॉर्मल तरीके का मतलब यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं कि कौन किसके अकाउंटेबल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा सबऑर्डिनेट कौन से सुपीरियर के अंडर काम कर रहा है, सारी चीजें फिक्स होती है। तो पहला बोला गया है इट एंश्योर्स एक्सीलेंट डिसिप्लिन, तो बिल्कुल ये तो एडवांटेज इसका है। तो ये आंसर नहीं होगा, तो ये तो करेक्ट वाला है, नहीं मतलब नॉट पूछा है, ये तो ये सही है। इट फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल मैंने अभी आपको बोला ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सबको पता होता है कौन किसके नीचे काम कर रहा है, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है काम के लिए, तो ये फिक्स करता है। इट इज नॉट एक्सपेंसिव, बिल्कुल ही इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। आपका जो आंसर होने वाला है वो है आपका इट इज सुटेबल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही है। क्यों? क्योंकि ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, जहां पर रूल्स रेगुलेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वहां पे कम लोगों के साथ ही डील कर सकते हैं, ज्यादा लोगों के साथ आपके रूल्स जो है वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा काम करता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों करता है, देखिए मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ आपको, लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ में डिफरेंस क्या है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, काम से काम मतलब रखते हैं, लेकिन लाइन एंड स्टाफ में क्या होता है, थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, एक दूसरे को इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन में। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन लाइन एंड स्टाफ में, स्टाफ का आप समझ रहे हो, यहाँ पर किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है ताकि वो आप लोगों को गाइड करे, ठीक है, मेंटर करे। इसीलिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन लाइन स्टाफ से काफी अलग होता है। इसीलिए जो लाइन स्टाफ है वो बिग ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया है, तो आप लोगों के लिए अब डिफिकल्ट नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए, आंसर सी यहाँ पे ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है, यहाँ पर लीडरशिप मोड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको यहाँ पर टिक करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर सोर्स ऑफ पावर, पावर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, कहाँ से आई है पावर, किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है सोर्स ऑफ पावर। तो ए का आपका होगा सेकंड, एम्पावरमेंट। यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात नहीं है, यहाँ पर एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि जो लीडर होगा वो आपको क्या करेगा, जो उनके नीचे सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, जो उनके टीम मेंबर्स हैं, उनको वो एनकरेज करेगा कि वो भी डिसीजन ले, वो भी पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर एम्पावरमेंट का मतलब ये चीज है। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, मल्टीप्लाइंग, यानी जो आपके पास पावर है, जो आपके लीडर के पास जो पावर है, उसको आप दुगना कर दीजिए, आप जो है वो कंट्रोल करना दुगना कर दीजिए, मेंटर करना, गाइड करना, ऑब्जर्व करना अपने टीम मेंबर्स को, वो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डबल यहाँ पर, इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ पावर यूज किया है। डोमिनेंट नीड का क्या मतलब है, यहाँ पर पावर एक्सटेंशन, अपने पावर को थोड़ा सा इतना बढ़ाइए कि आप थोड़ा सा डोमिनेट कर पाए अपने टीम मेंबर्स के ऊपर। ठीक है, आपको अपना यहाँ पर जो आपका पावर है वो आपको यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है। फिर है आपका मैनेजिंग स्टाइल, तो आपको इस तरीके से स्टाइल करना है आपका, आपका लीडरशिप स्टाइल, जिससे आपकी जो वैल्यूज है, कल्चर है, जो एथिक वैल्यूज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो मेंटेन होके चले। इसलिए ए का जो ऑप्शन रहेगा वो आपका सेकंड रहेगा, बी का आपका फोर्थ, सी का फर्स्ट और आपका डी का जो रहेगा वो आपका
थर्ड आंसर यहाँ पर सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ पे देखें, ए का सेकंड है तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का आपका फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से यहाँ पर ये मैच होने वाला है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैस्लो हायरार्की थ्योरी, जो नीड थ्योरी है उसके ऊपर ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन नीड्स इन द हायरार्की ऑफ देयर इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। तो आप लोगों को अगर पता होगा मैस्लो की हायरार्की कुछ इस तरीके से बनती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टिक लगाना है कि पहले कौन सी आएगी, फिर उससे ज्यादा कौन सी है, उससे ज्यादा कौन सी है। तो सबसे पहले आपकी जो बेसिक नीड्स होती है अगर आपको याद हो तो बेसिक के अंदर क्या क्या आता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से यहाँ पे याद करने से नहीं होगा। ठीक है, आपको अंदर का भी याद करना पड़ेगा कि अंदर जो है वो क्या क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले आपकी साइकोलॉजिकल नीड आती है नंबर 1। कौन सी आती है, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, यानी आपकी बेसिक नीड्स, हवा पानी। तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको फूड एंड शेल्टर, तो नंबर 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, बेसिक जो आपकी नीड होती है, हवा पानी खाना घर मकान कपड़े। ठीक है, तो फर्स्ट आपका सी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, फूड एंड शेल्टर। अब आपको और क्या जरूरत है, अब आपको चाहिए सेफ्टी की जरूरत, यानी इंश्योरेंस फ्रॉम एक्सीडेंट। अगर आपका किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी सेफ्टी होनी चाहिए ना, आपकी जान की कीमत होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है इंश्योरेंस फॉर एक्सीडेंट, ये किसके अंदर आता है, सेकेंड लेवल, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी नीड्स। ठीक है, सेकेंड लेवल पे आपका सेफ्टी नीड्स आता है। चलो सेफ्टी नीड्स भी हो गई। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद आना चाहिए सोशली चीजें, सोशल चीजें। जैसे कि अगर अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस, सोशल नीड आती है आपकी, जैसे फैमिली फ्रेंड्स कम्युनिटी। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। तो ये कौन सा हुआ आपका, मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर्स, सोशली आप लोगों के साथ घुले मिले, ये वाली चीज बोली गई है। तो तीसरा हो गया आपका सोशल नीड। फिर चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, एस्टीम नीड। एस्टीम का मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, यानी अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपकी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, आपके काम की अप्रिशिएशन होनी चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो कंपनी में, ठीक है, आपको आपका अप्रेजल मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, सेल्फ एस्टीम की बात बोली गई है यहाँ पे। ठीक है, अचीवमेंट की बात करी गई है। तो फोर और लास्ट में है आपका कौन सा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस या एक्चुअलाइजेशन आपका स्टेप। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसके अंदर जो होती है ना, वो अपने अंदर कितनी पोटेंशियल है आपको वो देखनी है। जहां पे आपका जहां पर आपका जो है वो अच्छी तरीके से आपका खुद का कितना पोटेंशियल है आपका निकल कर आए। समझ रहे हैं आप, आपकी पर्सनल ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी पर्सनल ग्रोथ यहाँ पर, आपकी क्रिएटिविटी, आपका मोरल डेवलपमेंट, आपका क्या इंडिविजुअल फायदा हो रहा है, वो चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, ए, ई, बी और डी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर क्या है। चलिए, तो मैस्लो थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आपकी साइकोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड, फूड शेल्टर कपड़ा रोटी मकान। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सेफ्टी, भाई हमारे जान की सेफ्टी होनी चाहिए, अगर कोई एक्सीडेंट है तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सोशल नीड होनी चाहिए, यानी अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए बाहर हमारे लोगों के साथ, कंपनी के लोगों के साथ। उसके बाद एस्टीम की बात आ जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर मेरा कोई काम है उसकी पहचान होनी चाहिए, उसका अचीवमेंट होना चाहिए, उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। ठीक है, लास्ट होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को खुद का पर्सनल ग्रोथ आपने कितना किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो मैंने बता दिया आपको, इसमें इसके एग्जाम्पल दे दिए थे, डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट आपसे मैस्लो थ्योरी यहाँ पर पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सी, ए, ई, बी, डी सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग टेक्निक। ट्रेनिंग टेक्निक विच टीचेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिजॉल्विंग मैटर्स इज नोन, यानी आपकी ऐसी कौन सी ट्रेनिंग टेक्निक है जो कहती है कि अगर बीच में कोई भी किसी तरीके का झगड़ा है, किसी भी तरीके का मैटर है, तो वो आप लोग सॉल्व कर सके। कौन सी टेक्निक है, बिल्ट इन टेंशन, शेडोइंग, टैग टीम्स या मिररिंग। अगर आपको इनके बारे में पता होगा तभी आप टिक लगा सकते हैं।
इसका जो राइट आंसर है वो बिल्ट इन टेंशन है। बिल्ट इन टेंशन एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पर लोग जो है आपस में अपने मैटर्स को रिजॉल्व करते हैं, सुलझाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। अब बात करते हैं बाकी के तीन ऑप्शन। शेडोइंग, शेडोइंग क्या होता है देखिए, शेडोइंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आपसे कोई सीनियर है, अगर आपसे कोई आप कोई किसी फॉर्म में काम कर रहे हैं, किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो आपके जो सीनियर्स हैं आप उनको ऑब्जर्व करते हो कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। समझ रहे हो आप अपने एक्सपर्ट से, अपने सीनियर से, उनका देख के आपको सीखना, उनको ऑब्जर्व करना, किस तरीके से ये किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अपने से अपने जो अपने एक्सपर्ट कलीग होते हैं, ठीक है, अपने कलीग, साथ वाले कलीग नहीं, जो आपसे सीनियर कलीग्स हैं आपके, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करके सीखना, उसे बोलते हैं शेडोइंग। वही टैग टीम की बात करें तो टैग टीम में क्या होता है, दो दो का पेयर बना दिया जाता है और फिर आप अपना जो भी है वो काम करते हो, टीम बन के काम करना। मिररिंग क्या होता है, मिररिंग का मतलब होता है सेम जैसा शीशा देखते हैं और नकल करते हैं ना, तो मिररिंग में भी यही मतलब है कि किसी के बिहेवियर की नकल करना, इमिटेट करना, उसे बोलते हैं मिररिंग। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपके हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स जो आपको याद होने चाहिए। तो इसे पूछा है अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपने पढ़े होंगे पूरे 14 तो ये इसके आंसर्स आप लगा सकते हो। डिसिप्लिन, तो बिल्कुल डिसिप्लिन इसका राइट आंसर है। डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, सेंट्रलाइजेशन इसमें होता है। यूनिटी ऑफ कमांड होता है, इक्विटी भी होती है, और आपकी इनस्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होता है या फिर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होता है। इनस्टेबिलिटी थोड़ी ना होती है, आप जहां काम कर रहे हो उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो आपका ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और क्यों गलत है ये मैंने बता दिया, डिसेंट्रलाइजेशन की जगह सेंट्रलाइजेशन, इनस्टेबिलिटी की जगह स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब हमें इसके 14 प्रिंसिपल जो है वो वन बाय वन देख लेते हैं। ये आपके हेनरी के 14th प्रिंसिपल है। नंबर वन, डिवीजन ऑफ वर्क, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी एक ही लाइन में, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है, इस तरीके से काम डिवाइड करिए, जिसको जो काम आता है स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम दीजिए। अगर वो अकाउंटिंग क्लर्कल के काम में अच्छा है तो आप उसको क्लर्कल काम दीजिए, कैपेबिलिटी के हिसाब से सबको डिवाइड किया जाएगा काम। सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिसके अथॉरिटी जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको क्लियर होना चाहिए। कौन से सुपीरियर के अंदर कौन कौन सा सबऑर्डिनेट काम कर रहा है, भाई किसके किस बॉस के नीचे कौन सा वर्कर काम कर रहा है, किसकी कौन सी अथॉरिटी है और कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए, किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई भी आपका मतलब अगर बात करें कोई भी झगड़ा, कोई भी किसी भी तरीके की यहाँ पर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, पीस होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब आपका सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए। समझ रहे हो, एक ही से आपको रिसीव करना है ऑर्डर, ये नहीं कि चार लोगों ने कहते हैं आप चार लोगों से रिसीव कर रहे हो। भाई अगर मैं किसी से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पीएचडी की थीसिस वगैरह लिखते हैं तो हम किसी एक ही मेंटोर के अंदर काम करते हैं। अब ये नहीं कि मैं उस प्रोफेसर के पास भी चली जा रही हूँ, उस प्रोफेसर ने कुछ और बता दिया, उस प्रोफेसर ने कुछ और बता दिया, नहीं, एक ही के अंडर काम करना है जी आपको, एक ही आपको ऑर्डर दे सकता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देखिए सबका एक ही डायरेक्शन होना चाहिए कि कौन सा गोल अचीव करना है। अगर बोला है कि अगले साल प्रॉफिट डबल करना है, अगले महीने 5%, तो सबका एक ही डायरेक्शन में काम होना चाहिए। अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए सिर्फ इसमें क्या बोला गया है कि सिर्फ सब सब इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को नहीं छोड़ना है। देखिए पर्सनल जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी देखिए फायदा और कंपनी का भी देखिए, ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सही सैलरी, जो इस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उनको उनका सही वेतन, उनको सही सैलरी एम्प्लॉयज को देनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का यहाँ पे क्या मतलब होता है मैं डिफाइन कर देती हूँ, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का सिंपल सा मतलब यहाँ पर यह है कि जितना भी जो भी डिसीजन मेकिंग का पावर होता है ना वो टॉप मैनेजमेंट के पास होगा, बीच में कोई आके बोल नहीं सकता। यानी जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, आपके सीनियर जो टॉप मैनेजमेंट है, वो ही, उन्हीं के पास सारा पावर है डिसीजन लेने का। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में अलग है, वहां पे क्या होता है आपका डिसीजन अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, सब लोग वहां पे अपनी अपनी राय देते हैं, नीचे वाले वर्कर्स भी, बीच वाले, मिडिल मैनेजमेंट वाले भी, सब आकर कहीं ना कहीं आपके डिसीजन में आपका साथ दिया जाता है, ठीक है। स्केलर चेन, स्केलर चेन अभी बताइए, पूरा फॉर्मल में होना चाहिए, कौन किसके साथ काम कर रहा है, कौन किसके अंडर है, सब कुछ रूल्स रेगुलेशन के साथ होना चाहिए।
ठीक है, एक मिनट आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर, राइट प्लेस पर राइट पर्सन होना जरूरी है। सही टाइम पर सही इंसान आपके कंपनी में होना जरूरी है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, फिर है आपका इक्विटी। सबको देखिए यहाँ पर बराबर जो है, सबके यहाँ पर बराबर जितने भी इम्प्लॉयज हैं सब बराबर होने चाहिए, कोई भी बायस्ड नहीं है क्योंकि ये ज्यादा इसके लिए ज्यादा केयर किया जा रहा है इसको। सबको काम के अकॉर्डिंग सबको इक्वालिटी होनी चाहिए सबके बीच में। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके काम में, क्योंकि पहले ही देखा जाता है कहीं ऐसा ना आपको सेफ्टी नहीं है आपके काम के लिए, ठीक है, आपको कभी भी निकाल दिया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपके जो काम में है उसमें पर्सनल में स्टेबिलिटी होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये 14 के 14 आपको याद रखने पड़ेंगे सीक्वेंस वाइज। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि स्टेबिलिटी नहीं है और आपको निकाल दिया तुरंत ही, नहीं ऐसा नहीं है, पूरा होना चाहिए। जैसे ट्रायल पे भी रखते हैं तो ट्रायल पे रखिए, वो कुछ पीरियड के टाइम पे रखिए, ऐसा नहीं कि आपने जब चाहे तब निकाल दिया। ठीक है, फिर आपका इनिशिएटिव देखिए, सबको इनकरेज करना चाहिए कि सब आगे चल के जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें, इनिशिएट करें अपना काम, इंप्रूवमेंट करें अपने काम में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने में हेल्प मिले। एस्पिरेटरी कॉप्स का क्या मतलब है? टीम मैनेजमेंट, हमेशा टीम बन के काम करना चाहिए, अलग अलग इंडिविजुअल काम नहीं करना है, एज अ टीम आपको काम करना है। आई होप एक एक लाइन में आपको ये सारे समझ में आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द सिस्टम अप्रोच टू द परफॉर्मेंस अप्रेजल? लो डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, ओकेजनल अप्रेजल, इंडिविजुअल ओरिएंटेड, फैसिलिटेटिव लीडरशिप प्रैक्टिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ प्राइमरी गोल। चलिए बताइए, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? टाइम टू टाइम आपको आपका काम कैसा हो रहा है वो आपको बताया जा रहा है कि नहीं आप सौम्य काम सही नहीं कर रहे हो, आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, नहीं आपने बहुत अच्छा किया आप ये करो। परफॉर्मेंस अप्रेजल ये होता है। इसे बोला है लो डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, क्या ये सही है? लो डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी बिल्कुल सही है। देखो, हर चीज में रूल्स रेगुलेशन के साथ ना बहुत ही खराब चीजें होने लगती है कभी कभी, आपने देखा होगा, तो फॉर्मेलिटी कम होना चाहिए। यहाँ पर बोला है लो डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी। देखिए, रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए पर इतने रिजिड रफ नहीं होने चाहिए कि आपका दम घुटने लगे काम करते टाइम। थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में भी इंटरेक्शन होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, लीडर को अपने एम्प्लॉइज, सुपीरियर को सबऑर्डिनेट को समझना चाहिए, सबऑर्डिनेट को सुपीरियर को समझना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि लो डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, इतना ज्यादा रूल्स रिजिड मतलब इतने कड़क रूल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, ओकेजनल अप्रेजल फ्रीक्वेंसी, देखिए नहीं, ओकेजनल का क्या मतलब है? कभी कभी आप अप्रेज जाके चेक करोगे, नहीं, गलत बात। रेगुलर बेसिस पे आपको अपने एम्प्लॉयज को चेक करना पड़ता है। ये थोड़ी ना होली पे करेंगे कि दिवाली पे करेंगे, ऐसा नहीं होता ना, होली पे चेकआउट करा जाएगा आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, दिवाली पे करेंगे नहीं, वही फिक्स पीरियड है, आपको हर 15 डेज पे चेक करना होता है कि आपका एम्प्लॉयज किस तरीके से काम कर रहा है। इंडिविजुअल ओरिएंटेड रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, इंडिविजुअल थोड़ी ना है, कंपनी को भी तो देखना होता है, सिर्फ आप एक इंडिविजुअल को थोड़ी ना देखेंगे। फैसिलिटेटिव लीडरशिप प्रैक्टिसेस, बिल्कुल ये सही है, आपको ऐसी लीडरशिप प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी जिससे आप एनकरेज करें अपने एम्प्लॉयज को कि वो अच्छा काम करें, उनको डिसीजन मेकिंग में आप उनका जो है वो हेल्प लीजिए, आप उनको अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ प्राइमरी गोल, बिल्कुल ठीक है, सबसे पहला गोल यही होता है कि कोई भी क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो, अगर मैं कोई टीम लीडर हूँ, अगर मेरी अंडर कोई सबऑर्डिनेट काम कर रहा है, तो मेरा सबसे पहले गोल यही रहेगा कि वाई शी इज नॉट इम्प्रूविंग, वाई ही इज नॉट इम्प्रूविंग, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उनका परफॉर्मेंस, मेरे जो अंडर काम कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मेरा काम यही है कि ये देखना कि सॉल्व करना है वो प्रॉब्लम की, एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ क्या रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए डी और ई। देखिए, मैं एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट पे, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताइए। छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पर कभी कभी यही गलत हो जाता है अगर आपको फीचर्स नहीं पता होंगे तो। बताइए कौन कौन से फीचर्स होते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। सबसे पहले आपको फ्लेक्सिबिलिटी,
तो बिल्कुल करेक्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए ना। जिस तरीके से कंडीशन चेंज होंगे आप भी उस तरीके से चेंज हो जाइए। ये थोड़ी ना है कि सिचुएशन के हिसाब से अगर आप चेंज होंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं चेंज होंगे, वो कहते हैं ना जिस तरीके से आपका पानी का फ्लो आता है, अगर आप कहीं जाते हो घूमने तो उसी तरीके से आपको बह जाना चाहिए, अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आपका नुकसान है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल। यूनिवर्सल एप्लीकेशन देखिए यहाँ पर होता है, चाहे आपका कैसा भी साइज हो मैनेजमेंट का, कितने भी टाइम के लिए हो, अगर जो एक रूल आपने बनाया है तो वो हर जगह पे अप्लाई होगा। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का ये मतलब है। बेस्ड ऑन सिचुएशन, बिल्कुल बेस्ड ऑन सिचुएशन होना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपके रूल्स यहाँ पर प्रिंसिपल्स बनाए जाने चाहिए। डिराइव्ड आउट ऑफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल आपको पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए, उसके बाद आप जो है वो अप्लाई करिए। अब बोला गया है यहाँ पर प्रिंसिपल्स आर एब्सोल्यूट नॉट रिलेटिव, ये गलत हो गया, उल्टा हो गया। प्रिंसिपल्स को रिलेटिव होना चाहिए, नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है कि अगर एक बार बना दिया ना तो बन गया, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर एक बार बन गया उसको चेंज नहीं करेंगे तो ये कैसे काम चलेगा आप। इसीलिए बोला गया कि प्रिंसिपल्स आर एब्सोल्यूट नहीं, प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव होने चाहिए, नॉट एब्सोल्यूट। रिलेटिव का मतलब यहाँ पर ये है जैसे जैसे सिचुएशन आए वैसे वैसे अडॉप्ट कर लीजिए, ये बोला गया है। सिचुएशन के हिसाब से बदलना सीखो प्रिंसिपल्स को। एब्सोल्यूट रहेंगे, एब्सोल्यूट का मतलब फर्म रहना, एक जगह पे स्टिक नहीं, वन यही रूल सब पे चलेगा। जिसे कहते हैं ना हम लोग, एक आपने कहावत सुनी होगी, वन साइज फिट्स ऑल, एक साइज का है सबको आ जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपका ए बी डी ई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ए बी और डी ई। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ए बी और डी ई यहाँ पे आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी, ए बी डी ई रिलेटिव होता है ना कि एब्सोल्यूट होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अरेंज द टाइम स्पेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल। तो मैंने आपको बोला है पहले टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल मैनेजमेंट, फिर लोअर मैनेजमेंट, यही तो होता है। पढ़ा होगा, बहुत बेसिक है, 11th में पढ़ लिया था ये तो। बस उसी के हिसाब से आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले नंबर 1 पे कौन आएगा। तो मैं आपको एक हिंट देती हूँ, सबसे पहले नंबर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं जी। तो और सबसे लास्ट में आपके फोरमैन आते हैं, तो आप इस ऑप्शन से ऐसे क्लिक कर सकते हो सही आंसर। ठीक है, आप इससे टिक सही लगा सकते हो ऑप्शन में। ऑप्शन ही दिख गया, चलो कोई बात नहीं। ऑप्शन देख के भी क्या है, समझना आना चाहिए। सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था ना, सबसे कम पे पूछा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता जाता है पावर। तो सबसे कम मैंने आपको बताया था ना, फोरमैन में होता है सबसे कम। भाई सबसे छोटे लेवल पे क्या होते हैं, जो फोरमैन वाले वर्कर, स्किल्ड वाले वर्कर्स होते हैं ना, लेबर्स, वो सबसे कम में होते हैं फोरमैन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। और सबसे हाईएस्ट पे कौन से होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो सी पहला और डी आखिरी में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, चलो। सबसे कम पे है फोरमैन, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, पावर बढ़ता चला जाएगा। सबसे कम फोरमैन में होता है जी। फिर उसके बाद आपका वर्क मैनेजर में होगा, फिर आपका जनरल मैनेजर होगा, फिर आपका प्रेसिडेंट होगा, और लास्ट में आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए सबसे हाई पोजीशन में आते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और प्रेसिडेंट, ये दोनों जो आते हैं टॉप मैनेजमेंट में सबसे हाई पर आते हैं। फिर जो आपके जनरल मैनेजर, वर्क मैनेजर, ये आपके मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं, और जो लास्ट में आते हैं आपके लोअर में, वो फोरमैन आता है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, वैसे ऑप्शन नंबर ए सही है, सी ए ई बी डी। पर आप एक बार चार्ट देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूंगी तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। कभी कभी पता नहीं क्या काम नहीं करने लगता है लैपटॉप। ये देखिए, देख रहे हो आप, सबसे पहले क्या है आपका टॉप मैनेजमेंट पे, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। फिर मिडिल मैनेजमेंट जिसके अंदर आपके सारे मैनेजर्स आते हैं, जनरल मैनेजर, प्रोडक्ट लाइन मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, सर्विस मैनेजर, ठीक है। फिर आपके लास्ट में फंक्शनल हेड आते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स सुपरवाइजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर बोलते हैं इसको, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आपके सीधे नॉन लाइन वाले आ जाते हैं, लाइन जॉब, स्टाफ जॉब, फोरमैन बोला जाता है इनको। ये पूरा चार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैनेजमेंट स्टाइल है आपका, टास्क मैनेजमेंट, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, इम्प्रोविज्ड मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए, तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ये एक में ही फिट हो जाए, ठीक है। चलिए,
यहाँ पे देखो, थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा मुझे। अब ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। क्या तो आप अपने प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान देंगे, या तो आप लोगों पे ज्यादा ध्यान देंगे जो आपकी कंपनी में काम करते हैं। तो किस पे क्या क्या ज्यादा ध्यान दिया जाता है? देखो, सबसे लो कब होता है? जब आप सबसे लो होता है जब आपका आप ना लोगों पे ध्यान दे रहे हो अपनी कंपनी में जो एम्प्लॉयज है, ना ही आप प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हो। तो इसके अंदर आता है आपका इम्पोवरिस्ड मैनेजमेंट। क्या आता है आपका? इम्पोवरिस्ड मैनेजमेंट। लेकिन जब आप प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन आप अपने एम्प्लॉयज पे ध्यान नहीं देते हैं, तब इसको बोलते हैं पैरिश मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जब आप लोगों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, लोगों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, प्रोडक्शन पे कम ध्यान देते हैं, तब आप उसको क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे आप उसको? कंट्री क्लब मैनेजमेंट। जब सिर्फ लोगों पे ध्यान, इंप्लॉइज पे ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जब दोनों हाई है तो आप टीम मैनेजमेंट। अब देखो, मैं इसको याद कराती हूँ। जब याद रखिएगा, दोनों चीजें जब लो होंगी, प्रोडक्शन भी लो है, इंप्लॉइज कंसर्न फॉर पीपल, इंप्लॉइज का भी ध्यान नहीं दे रहे, दोनों लो है, तो इम्पोवरिस्ड आ जाएगा। लेकिन जब दोनों चीजें हाई है तो टीम मैनेजमेंट आ जाएगा। लेकिन जब प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो जाता है। लेकिन जब लोगों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो कंट्री क्लब मैनेजमेंट हो जाता है। लेकिन जब 50-50 रखते हैं तो मिडल ऑफ द मैनेजमेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? मिडल ऑफ द मैनेजमेंट। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही याद करा करो चार्ट, पहले हाई हाई लो लो। जैसे लो मैंने याद किया, दोनों चीजें लो है तो क्या हो जाएगा? इम्पोवरिस्ड। दोनों चीजें हाई है तो टीम मैनेजमेंट। प्रोडक्शन हाई है तो प्रोडक्शन। और अगर कंसर्न फॉर पीपल हाई है तो आपका क्या हो जाएगा? कंट्री क्लब। बस देखो, एकदम याद हो गया 2 मिनट में। चलिए, सबसे पहले क्या था इसमें? टास्क मैनेजमेंट। क्या था टास्क मैनेजमेंट? किसमें था टास्क? चलो कंट्री क्लब देख लो, इम्प्रोविस्ट देख लो, टीम देख लो। कंट्री क्लब मैंने आपको बताया था ना, जब लोगों के प्रति आप ज्यादा ध्यान देते हो, एम्प्लॉयज के टूवर्ड्स आपका ध्यान ज्यादा रहता है, ठीक है? तो एम्प्लॉयज पे ध्यान देते हैं तो लव कनकर्स ऑल अप्रोच। यहाँ पे प्यार की बात करी गई है। प्यार वो वाला प्यार वाली नहीं है, ठीक है? ये प्यार है कि आप अपने एम्प्लॉयज की कितनी केयर करते हो, वो चीज है। यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेजेस में दे दिया गया है, ठीक है? चलिए, फिर मैंने आपको बताया था सबसे लो इम्पोवरिस्ड मैनेजमेंट। इम्प्रोविस्ड जिसमें कहा था मैंने, ना प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जा रहा है ना लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है? तो इस हिसाब से क्या लगाएंगे इसका? थोड़ा फ्रेजेज है इसीलिए ढंग से करिएगा। स्पीक नो एविल, हेयर नो एविल, सी नो एविल अप्रोच। ना देखना ना सुनना ना बोलना। बंदर वाले आ गए, ना देखना ना बोलना ना सुनना, उनको किसी का फर्क ही नहीं पड़ता। इससे क्या मतलब है? ना किसी की सुनो, ना किसी की देखो, ना किसी का बोलना। कुछ यही तो बोला जाता है गांधी जी के 3 बंदर। तो वही चीज उसे बोली गई है कि ना किसी का बुरा बोलना है, ना किसी का बुरा सुनना है, ना किसी को तो मतलब ही नहीं है, ना प्रोडक्शन से और ना ही आपके एम्प्लॉइज से। तो ये इम्पोवरिस्ड हो गया, दोनों चीजें लो है। देखिए, थोड़ा सा फ्रेजेस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इसको लगाने के लिए। अब आते हैं टीम मैनेजमेंट। मैंने बोला था जब हाई होता है तो हाई के लिए क्या है? 1+1 कैन एड अप टू 3 अप्रोच। एक से एक जोड़ेंगे तो 3 बन जाएंगे। टीम तो यही होता है ना, मुट्ठी वाला खेल, कि आप जब जोड़ते हो, मुट्ठी बंद करते हो तो ताकत ज्यादा होती है। तो वही चीज है। देखो, अगर थोड़ा सा समझोगे ना तो आप टिक लगा सकते हो। और टास्क मैनेजमेंट क्या था आपका? अथॉरिटी ओबीडियंस अप्रोच। टास्क में क्या बोला गया था आपसे? टास्क मैनेजमेंट मतलब आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी आप प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अथॉरिटी ओबीडियंस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। चार्ट आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं। प्रोडक्शन को ही बेटा यहाँ पर टास्क मैनेजमेंट बोला गया था, ठीक है? कि आप टास्क पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो ना। आप प्रोडक्शन में क्या होता है? टास्क ही तो करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह टास्क ही तो है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए उसको बोला अथॉरिटी ओबीडियंस वाला काम यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स कैरेक्टराइज डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ऑफ यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको कीवर्ड यहाँ पे दू, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब आपको पता है? किसी चीज पे थोड़ा रुतबा रौब झाड़ना, डोमिनेंट, ठीक है ना? अप्रिसिएशन तो बहुत अच्छा वर्ड है, अप्रिसिएशन में तो नहीं है, तो पॉजिटिव वर्ड है। एक्सटेंशन भी पॉजिटिव है, अचीवमेंट भी पॉजिटिव है। डोमिनेंट थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, अगर आप किसी पे हावी होते हो तो वो नेगेटिव में आता है। तो इसका आंसर होगा एक्सपर्ट पावर। अरे अपने तोपगी दिखाते हैं ना,
जैसे आपके जो एक्सपर्ट्स होंगे आपसे ज्यादा, तो उनका पावर अलग ही होता है, वो कुछ भी आपको नीचा दिखाने के लिए कर सकते हैं, आपको डोमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसमें इतना ही था समझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ द वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट रिगार्डिंग सेफ्टी एंड द वेलफेयर एंड वर्क रिलेटेड इश्यूज आर रिजॉल्व। तो ऐसे कौन सा वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है, सेफ्टी होगी, काम में जो है इश्यूज होंगे वो सॉल्व होंगे, तो कौन सी यहाँ पे यूज किया जाएगा वर्ड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। देखिए इन्फॉर्मेशन शेयरिंग से कैसे सेफ्टी होगी, अगर मैं किसी को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ तो उससे सेफ्टी और वेलफेयर की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। बार्गेनिंग कोई मतलब नहीं, किस चीज की बार्गेनिंग करनी है, कंसल्टेशन नहीं। देखिए को डिटर्मिनेशन, को डिटर्मिनेशन जब साथ में मिलके काम करेंगे आप, जब साथ में मिलके आप काम करेंगे तो सेफ्टी भी होगी। जैसे आपने लेबर यूनियन सुना होगा ना, साथ में मिलके धरना देते हैं कि सैलरी बढ़ाइए, बोनस बढ़ाइए, या हमारी सेफ्टी से लेकर कुछ रूल्स बनाइए। तो को डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है जब साथ में मिलकर आप जब काम करते हो, ठीक है। तो को डिटर्मिनेशन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी फैक्टर और उसके बायोपोलर डायमेंशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए बताइए। वार्मथ है, अब्स्ट्रैक्टनेस है, ओपननेस टू चेंज है और परफेक्शनिस्ट है। तो इमेजिनेटिव वर्सेस प्रैक्टिकल, कंट्रोल्ड वर्सेस कैजुअल, आउटगोइंग वर्सेस रिजर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल वर्सेस कंजर्वेटिव। थोड़ा सा एक चार्ट दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये आपके 5 यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है यहाँ पर आपके। न्यूरोसिटिज्म, देखिए न्यूरोटिसिज्म क्या होता है, दिमाग से रिलेटेड। अगर हाई है, ज्यादा बहुत ज्यादा है, तो आप डिप्रेशन में रहोगे, आप शर्मिंदगी में रहोगे, शर्म आएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी कम रहेगी, आप बहुत ज्यादा जल्दी इमोशनल हो जाओगे, रोने लग जाओगे। लेकिन अगर वही चीज कम रहती है तो आपको किसी से डर नहीं लगता, आप बिंदास रहोगे, किसी चीज की शर्म नहीं रहेगी। दूसरा है आपका एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रोवर्ट। अगर आप एक्स्ट्रोवर्ट रहेंगे तो आप नई नई चीजें बाहर जाके सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही कम रहेंगे, इंट्रोवर्ट रहेंगे, इसका उल्टा, तो आप क्या करेंगे, लोगों से दूर रहना शुरू कर देंगे। ओपननेस, अगर आप हाई रहोगे तो मैजिकल थिंकिंग, ज्यादा सोचोगे नहीं, ओपननेस से क्रिएटिविटी लाओगे। लेकिन वही अगर आप लो रहोगे तो दिमाग बंद रहेगा आपका, नई चीजें नहीं देख पाएंगे आप। फिर आपका अग्रीबिलनेस, अग्रीबिलनेस का क्या मतलब है यहाँ पर, देखिए अपना नहीं, सिर्फ अपना अपना नहीं सोचना है। अगर हाई है तो आप अपना नहीं सोचोगे, आप दूसरों का भी सोचोगे, सेल्फलेसनेस होती है इसके अंदर। लेकिन अगर वही लो हो जाएगी तो आप लोगों से एग्री नहीं करोगे, आप धोखा दोगे, उनको मैनिपुलेट करोगे। फिर आपका कंसाइसनेस, कंसाइसनेस का क्या मतलब है, परफेक्शनिज्म होता है, इनको क्लैरिटी चाहिए होती है अपने काम में। हाई है ना तो आप वर्क, आपको सिर्फ काम काम दिखेगा। परफेक्शन होता है ना, आमिर खान की तरह, कहते हैं परफेक्शनिस्ट है वो, तो वो परफेक्शन ढूंढते हैं। लेकिन अगर वही नहीं रहेंगे तो लापरवाह, अगर लो हो जाएगा तो लापरवाह रहेंगे आप, इररिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैंने आपको ढंग से समझा दिया है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है, ये सारी चीजें आपको मैच करनी है, इसी से ही मैच करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको मजा भी आएगा करने में। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब लगा दीजिए ठीक है, अब तो इजी हो जाएगा करना, कभी भी नहीं है। थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग रहेगा, एकदम से वर्ड नहीं देंगे आप लोगों को एग्जाम में एनटीए। चलिए वार्मथ क्या होता है, वार्मथ इसका मतलब एक्सट्रोवर्ट से बोला गया है, एक्सट्रोवर्ट से। तो आप आउटगोइंग वर्सेस रिजर्व्ड, देखिए अगर आप ज्यादा हाई रहेंगे तो आप एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, चीजों को आप देखेंगे, लोगों से मिलेंगे। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट लोग नहीं होते। जैसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से जल्दी से सोशलाइज नहीं हो पाती, मैं ज्यादा बाहर नहीं जा पाती है, मतलब एक तरीके का है। इंट्रोवर्ट हूँ, ज्यादा खुल खुल नहीं सकती मैं, और एक्सट्रोवर्ट तो एकदम खुले आदमी रहते हैं ना, बिंदास वाले, वही चीज है। तो आउटगोइंग वर्सेस रिजर्व हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कि कितना सोशली आप कितना क्लोज, कुछ लोग होते हैं ना किसी से भी बात कर लेते हैं, बहुत लोग होते हैं। जैसे मेरी अगर मैं बात करूं, मेरी मदर है, शी इज वेरी एक्सट्रोवर्ट, वो किसी से भी दोस्ती कर सकती हैं, किसी भी एज के जो है लोग, किसी से भी, छोटे बच्चे से लेकर वो एजेड से भी कर सकती हैं। तो बहुत सोशली एक्सट्रोवर्ट है वो, बट मैं टोटली ऑपोजिट हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है।
फिर है उसका दूसरा आपका एब्स्ट्रैक्टनेस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब दिमाग से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड। तो दिमाग से रिलेटेड मैंने अभी आपको बताया, इसमें क्या होता है, इमेजिनेटिव वर्सेस प्रैक्टिकल। एक तो जो होता है ख्याली दुनिया में इमेजिनेशन ही करता रह जाता है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल के हिसाब से चलता है, ठीक है, वही चीज बोली गई है यहाँ पर। फिर क्या है इसका आपका फिर नेक्स्ट क्या है, ओपननेस टू चेंज। देखिए ओपननेस मैंने अभी आपको बताया, या तो आप एक्सपेरिमेंटल हो, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज्यादा है, आप जाकर हर चीज एक्सपेरिमेंट करना सीखना चाहते हो। एक होता है कंजर्वेटिव, नहीं भाई दिमाग बंद है। अभी मैंने ओपननेस का बताया था, एक तो बहुत ओपन माइंडेड है, एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है, लेकिन एक इंसान है कंजर्वेटिव है, बहुत ज्यादा मतलब क्लोज माइंड है यार, उसका दिमाग नहीं चलेगा इतना। फिर आपका परफेक्शनिज्म, जो मैंने आपको लास्ट में बताया आमिर खान का एग्जाम्पल, ठीक है। कंट्रोल्ड, या फिर आपका कैजुअल, एक या तो फिर आप इतना वर्कहॉलिक होगा वो आदमी, इतना काम क्लैरिटी परफेक्शन के साथ, एक इतना लापरवाह होगा, तो वो है आपका ये ना। तो ऑप्शन लगा दिए मैंने, वार्मथ आउटगोइंग वर्सेस रिजर्व्ड, एब्स्ट्रैक्टनेस आपका इमेजिनेटिव वर्सेस प्रैक्टिकल, ओपननेस टू चेंज एक्सपेरिमेंटल वर्सेस कंजर्वेटिव, एंड परफेक्शनिज्म के क्या होता है आपका आउटगोइंग वर्सेस। देखिए मैं ज्यादा बिल्कुल नहीं चाहती कि जो स्लाइड्स है वो काफी टाइम में बने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा बोर हो जाते हैं बच्चे, बट लेकिन अब क्या करें, एक्सप्लेन करे बिना मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन नहीं करा सकती ना, एक्सप्लेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, टाइम से ज्यादा। और मैं एक्सप्लेन भी थोड़ा सा अच्छे से एग्जाम्पल से देती हूँ कि आप लोग बोर ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज डिराइव अथॉरिटी। अथॉरिटी किस किस चीज से आ सकती है, पोजीशन से बिल्कुल आती है, आप किसी पोजीशन पे हो तभी तो आप किसी किसी पे रुतबा झाड़ सकते हो आप, सिंपल सी बात। एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपके पीछे तो लोग भागेंगे ही, ठीक है। मोरल वर्थ बिल्कुल होगा, पास्ट सर्विस बिल्कुल होगा, इंटेलिजेंस बिल्कुल होगा, इन सबसे अथॉरिटी जो है वो आती है एम्प्लॉयज में, ठीक है। सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए बी सी डी ई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, जिसमें समझाना होगा उसमें समझाएंगे, और जो थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर द एप्लीकेंट्स लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन अ पर्टिकुलर जॉब इन वन विच ही विल बी अपॉइंटेड। बताइए कौन सा यहाँ पर टेस्ट होगा आपका, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, अचीवमेंट टेस्ट होगा, इंटरेस्ट टेस्ट, जो भी है सारे टाइप्स हैं। देखिए पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड होता है, तो आपके ट्रेड्स क्या क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है आपका, ठीक है। तो ये तो बहुत अलग हो गया, अब आपको बताना एप्टीट्यूड है या फिर आपका अचीवमेंट है। तो एक चार्ट है मेरे पास, मैं पूरा लेकर आई हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर क्या होगा आपका, पहले बता देती हूँ, अचीवमेंट होगा। देखो किसी के अंदर कितनी नॉलेज है और कितना स्किल है, उसको कितना आता है, वो सिर्फ आप अचीवमेंट से ही पता लगा सकते हो, ठीक है। एप्टीट्यूड जो है वो दिमाग से रिलेटेड होता है, अचीवमेंट जो है वो आपके नॉलेज से होता है, इसका कीवर्ड था नॉलेज एंड स्किल, कीवर्ड मैंने बता दिया नॉलेज एंड स्किल, कहीं भी नॉलेज और स्किल की बात आए तो वो अचीवमेंट होता है, ठीक है। वही अगर मेंटल की बात आती है ना, आपकी मेंटल एप्टीट्यूड की बात, तो वो एप्टीट्यूड होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो इंटेलिजेंस, साइकोमीटर, क्लरिकल, कितने फास्ट आप चीज करते हो, कितना आप मैथ्स रीजनिंग में कितने अच्छे हो, वो चीज एप्टीट्यूड टेस्ट बताता है, आपकी इंटेलिजेंसी। अचीवमेंट आपकी जॉब नॉलेज टेस्ट बताता है। इंटरेस्ट तो आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट आपकी ट्रेड्स, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप किस तरीके से काम करोगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आपका सिचुएशनल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन में आप कैसा काम करोगे, ठीक है। आपसे अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए दिखाऊं तो आप किस तरीके सिचुएशन के हिसाब से आप किस तरीके से काम करोगे। तो ये टेस्ट थे आपके एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और सिचुएशनल, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इस चार्ट का ले सकते हैं। चलिए आज का सेशन यही तक था, और नेक्स्ट सेशन में आपसे नेक्स्ट जो जितने एमसीक्यूज बचे हुए हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। तब तक टिल देन गुड बाय, टेक केयर।